मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अयो, क्या कह रही हो बेटी? अरे खाना बनाने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत? लेकिन आप मुझे कभी भी किचन में क्यों नहीं आने देते? अयो रामा, बेटी तेरी माँ जब से हमको छोड़कर गई है तब से किचन मैं ही संभाल रहा हूँ। और तुझे आज तक कभी बोला है क्या कि किचन में जाकर खाना बना? मुझे याद है तेरी माँ भी खाना बनाते बनाते चल बसी थी, इसलिए मुझे तुझे किचन में भेजने से बहुत डर लगता है बिटिया। लेकिन पापा ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो माँ के साथ हुआ हो वो मेरे साथ भी हो। अरे मैंने कह दिया ना कि किचन में तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे मैं बनाऊंगा खाना। टीना के पिता एक रिटायर ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी बेटी टीना को बहुत ही नाजों से पाला था। समय बीतता है, समय के साथ वो टीना की शादी एक निशांत नाम के लड़के से कर देते हैं और टीना की शादी करने के बाद वो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त भी हो जाते हैं। वैसे टीना की सास शीला बहुत ही गुस्से वाली थी। उन्हें टीना का किया हुआ काम जल्दी से पसंद नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी टीना सबके लिए जली हुई रोटियां लेकर आती है। इसे देखकर शीला कहती है, कभी तो अच्छी रोटी खिला दिया करो, रोज रोज रोटियां जला कर ले आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? न जाने किस घड़ी में हमारे पल्ले बन गई हो। अब वो माँ जी, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ खाना बनाना। हाँ, जब तक तो रोज जली हुई रोटियों के दर्शन करती रहूं मैं, है ना? अरे माँ रहने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो आप? देखो बेचारी डर गई। अरे माँ रोटियां बनाना सीख जाएगी। ये सारी तेरी ही गलती है। जब देखो तब अपनी बीवी की साइड लेता रहता है, हमेशा उसकी गलती छुपाता रहता है, निकम्मा कहीं का। कभी सही का भी साथ दे दिया कर। तू भी अपनी बीवी को कुछ बोल दिया कर। आप लोग प्लीज मेरी वजह से मत लड़िए। मैं जल्द ही कैसे भी करके सुंदर सुंदर रोटियां बनाना सीख जाऊंगी। ये बात तो तू जब से आई है इस घर में शादी करके तब से ही बोल रही है, कोई आज की बात नहीं है। खैर छोड़ो, भर गया मेरा पेट ये जली हुई रोटियां देखकर। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गलती तेरी नहीं है, माँ होती तभी तो ये सब सिखाती। अकेला बाप क्या क्या सिखा पाएगा। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर टीना भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशांत भी उसके पीछे जाता है और कहता है, टीना शांत हो जाओ, ऐसे रोने से काम चलेगा क्या? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी माँ की बातों का बुरा लगा, और तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो उसे भी बुरी लगती, क्योंकि माँ ने बहुत ज्यादा गलत बोला है। तो मैं माँ की तरफ से सॉरी कहता हूँ। बात सॉरी की नहीं है, लेकिन जब माँ जी को पता है कि मेरी माँ नहीं है तो वो मुझे उनके नाम से क्यों ताने मारती है। मेरे पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। उन्होंने मुझसे कभी भी घर का एक काम नहीं करवाया, खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनवाया, तो मुझे कैसे आएगा खाना बनाना। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना माँ कितने गुस्से वाली है। जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो वो सोचने समझने की शक्तियाँ खो बैठती है, पता नहीं क्या बोल जाती है। देखिए, मैं समझती हूँ आपकी बातें, इसीलिए आज तक मैंने कभी माँ जी को किसी बात का उल्टा जवाब पलट कर नहीं दिया। लेकिन आज जब उन्होंने मेरे माँ बाप को लेकर मुझे सुनाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने घर में खुद एक गिलास पानी लेकर नहीं पीती थी। आपके घर में आने के बाद मैंने सभी काम को सीखा और किया भी। लेकिन अच्छी रोटियां बनाने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। देखो, अगर मैं माँ की तरफ से बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, और तुम्हारी तरफ से माँ को बोलूंगा तो माँ को बुरा लगेगा। इसीलिए मैं ना बोलूं तो ही अच्छा होगा। और वैसे भी सास बहू के बीच में ना बेटे को ना बोलना नहीं चाहिए, वरना सास बहू के रिश्तों में खटास आ जाती है। निशांत इतना कहकर चुपचाप जाकर सो जाता है। समय बीतता है और टीना की लाख कोशिशों के बाद भी वो अच्छी रोटियां बनाना नहीं सीख पाती, जिसके चलते उसे हमेशा ही शीला से सुनना पड़ता था। एक रोज टीना घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी ननंद सरिता अपने मायके आती है और कहती है, अरे ननद जी, आप आइए ना। भाभी, कितने दिन के बाद मिल रहे हैं हम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो? और दामाद जी कैसे हैं? भाभी जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अगर खाना नहीं मिला ना तो मैं अच्छा नहीं रहूँगा। अरे भाभी जी, घूर क्यों रही हैं? भूख लगी है, खाना दो ना मुझे। हाँ भाभी, हमें बहुत भूख लगी है। आप सिंपल सी दाल रोटी चावल बना दीजिए, क्योंकि बाहर का तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। भाभी जी, तो आप मेरे लिए अलग से मेहनत क्यों कर रही हैं? जो सबके लिए बनाए ना वो मुझे भी दे दीजिए, मैं वही खाऊंगा, और मैं आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता। भाभी, खाने का तो ठीक है, लेकिन माँ और भाई कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज तो भैया की छुट्टी होती है ना, यही सोचकर तो मैं आज आई हूँ कि उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, वरना बाकी दिनों में तो वो होते ही नहीं है।
दीदी वो निशान जी माँ जी को ना डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर गए हैं। काफी देर हो गई है गए हुए, अब तक तो आने ही वाले होंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना बना कर लेकर आती हूँ। टीना इतना कहकर अपना सारा काम छोड़कर रसोई में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सरिता और पंकज खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी शीला और निशांत भी वहाँ पर आते हैं और शीला फिर से डाइनिंग टेबल पर जली हुई रोटियां देखती है तो कहती है, अरे बहू, क्यों दामाद जी के सामने हमारी नाक कटवाने पर लगी हुई है? आज तो कम से कम जली हुई रोटियां ना बनाती। हमें तो ऐसी रोटियां खिला खिला कर तूने आधा कर दिया। अब क्या मेरी बेटी और दामाद को भी ऐसा करेगी? माँ, घर वालों के सामने तो आप सुनाती रहती हो, कम से कम बाहर वालों के सामने तो अपनी बहू को मत सुनाओ। हाँ, थोड़ी इज्जत रख लीजिए। बेटा इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रहा है? जब जिसका काम जैसा होगा उसकी तारीफ भी तो वैसी ही होगी ना। जब तेरी बीवी को जली रोटियां बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी? माँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, भाभी ने तो खाना एकदम स्वादिष्ट बनाया है। और वैसे भी हमको पता है इनको रोटियां बनाने नहीं आती और इससे हमें क्या परेशानी। वैसे एक बात तो है, भाभी ने बहुत जल्दी खाना बना दिया। हाँ माँ जी, पंकज जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे। भाभी ने बहुत जल्दी खाना बना दिया, वरना हमें तो भूखा ही जाना पड़ता। बेशक उनकी रोटियां जली हुई थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। पता नहीं, मुझे तो कभी इसके हाथ का खाना रास नहीं आता। अरे माँ बस भी करो, जब देखो तब भाभी को डांटती रहती हो। वो बेचारी कम से कम बाकी बहुओं की तरह नखरे तो नहीं करती है ना, मुंह तो नहीं बनाती है ना। जो भी आप कहती हैं वो सब सुन लेती हैं वो। अब तेरा भाई कम था क्या इसकी तरफदारी के लिए जो तू भी आ गई? सरिता और पंकज शाम को वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शीला भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक रोज शीला की सास बाला गांव से उसके घर आती है। तभी टीना सभी के लिए खाना बनाने के लिए चलती है। तभी शीला उसके पास आती है और कहती है, बहू तू सारा खाना बना लियो, लेकिन रोटी छोड़ दियो, उसे मैं बना दूंगी। वरना तेरी दादी सास सारे गांव में जाके कहेगी कि मेरी पोता बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप खाना बनाएंगी, अच्छा नहीं लगता है ना। आप विश्वास रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आज रोटियां ना जले। नहीं नहीं, रहने दे बहू, मैं खुद ही बना लूंगी। अपनी सास के सामने तमाशा बनाने से अच्छा है मैं खुद ही बना लूं। एक काम करती हूँ, मैं पहले रोटियां बनाकर रख देती हूँ, बाकी खाना तू बाद में बना लियो। शीला इतना कहकर रोटियां बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में वो लगभग सारी रोटियां बना लेती है। लास्ट की 2 रोटियां सेकने के लिए रह जाती हैं। तभी बाला उसे आवाज देने लगती है और शीला लास्ट की रोटी अपनी बहू को सौंप कर चली जाती है। और जब तक वापस आती है तो टीना और दोनों रोटियां जला चुकी थी। तभी शीला कहती है, तू तो कह रही थी कि तू सारी रोटियां बना लेगी, तुझसे बिना जलाए 2 रोटियां तो बनती नहीं है। सारी रोटियां बनाने चली थी, हट सामने से, किसी काम की नहीं है। पता नहीं मेरे ही पल्ले पड़ गई है। शीला और टीना की सारी बातें रसोई के बाहर खड़ी बाला सुन रही थी, जिसे सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो टीना के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसको रसोई में लेकर जाती है। छोटी बहू, चल तुझे आज मैं रोटियां बनाना सिखाती हूँ। दादी माँ, वो अरे इतना क्यों घबरा रही है बेटा? मैं जानती हूँ कि तेरे हाथों से रोटियां जलती हैं। कोई बात नहीं, तेरी सास को भी मैंने ही रोटियां बनाना सिखाया था, तुझे भी अब मैं ही सिखाती हूँ। चल, ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान मत देना। जिसके बाद बाला से बड़े ही प्यार से रोटी बनाने का सही तरीका बताती है और सारी रोटी अपने सामने ही बनवाती है और टीना की एक भी रोटी नहीं जलती। ये देखकर तो टीना बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, दादी माँ, आपने कितने अच्छे से रोटियां बनाने का तरीका बताया है कि मैंने एक बार में ही सीख लिया। काश आप पहले आ गई होती तो मुझे अपनी सास से रोटी जलाने वाली बहू का ताना सुनना ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं बहू, अब तो सीख गई है ना तू, अब तुझे कोई ताना नहीं सुनना पड़ेगा। बाला और टीना की बातें रसोई के बाहर खड़ी शीला सुन रही थी। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। एक बिन माँ की बेटी को अगर वो पहले रोटी बनाना सिखा देती तो टीना अभी तक रोटी बनाना सीख चुकी होती। खैर, शीला टीना से माफी मांगती है और टीना को जो भी कुछ बनाना नहीं आता था उसे वो सब कुछ सिखाती है। वैशाली बहुत पढ़ी हुई थी और समझदार भी थी, लेकिन उसे हमेशा लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो सूट सलवार नहीं बल्कि लड़कों की तरह जीन्स, टी शर्ट और शर्ट डालती। इसीलिए उसने अपनी माँ से छुपकर मेडिकल साइंस की मदद से अपना ऑपरेशन करवाकर
लड़कों की तरह जीवन भी अब हासिल कर लिया था। बस अब बाकी था कि अपनी माँ को वो सच्चाई बताए कि वो हमेशा ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी, कपड़े भी पहनती थी और बातें भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ को पूरी सच्चाई अच्छे से नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी लड़कों की तरह कटिंग करवा रखे थे, लेकिन ये सारी बातें अपनी माँ से छुपाई थी। ऐसे ही एक दिन वैशाली की माँ उससे बोलती है, अरे ओ वैशाली, कहाँ मर गई? इधर आ, सुनना। यही तो हूँ माँ, आ गया। बोलो क्या काम है आपको मुझसे? ये आ गया क्या लगा रखा है तूने? आ गई है तू, समझी? आप बोल क्या रही हो, बोलोगी? जरा ना कल ढंग के कपड़े पहन लियो, वो कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ सुनना नहीं है मुझे अब। मेरी शादी की क्यों पड़ी है आपको इतनी जल्दी? अभी कोई उम्र थोड़ी है मेरी। जितना बोल रही हूँ उतना कर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जहर देकर मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी, और मेरी अर्थी पर भी कोई रोने वाला नहीं होगा। इसलिए कल तू तैयार हो जाइयो लड़कियों की तरह, वरना तो सोच लियो कल तेरा और मेरा आखिरी ही दिन है। अपनी माँ की बातें सुनकर वैशाली कुछ नहीं कह पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार जो करती थी। अगले दिन अतुल नाम का लड़का अपनी माँ कमलजीत कौर के साथ वैशाली को देखने उसके घर आता है। वैशाली नकली विग लगाकर सबको चाय परोसती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। अतुल को वैशाली बहुत पसंद आती है। कुछ वक्त बाद वैशाली और अतुल की शादी होती है। शादी के बाद वैशाली अपने छोटे बालों को छुपाने के लिए हमेशा विग में रहती और अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वैशाली के पास आती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना। कहाँ है? अपनी सास की आवाज को सुनकर वैशाली उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर उसकी सास बोल पड़ती है, अरे बहू, ये सब क्या पहना हुआ है? ना सर पर पल्ला है, ना हाथ में चूड़ियाँ है, ना पैरों में पायल है। क्या बनी हुई है तू? मैं हमेशा से ऐसा ही रहता आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। इसमें दिक्कत क्या है? क्या क्या क्या? फिर से बोल, क्या बोली? रहूंगा? पसंद ही है मुझे ऐसे रहना, क्या कर सकती हूँ, हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं ये भारी भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर सकता, और इसलिए मुझसे नहीं होगा ये सब। देख बहू, तुझे साड़ी नहीं पहननी तो मत पहन, लेकिन सूट तो पहन ले। ऐसे मत घुमा कर। देख, तू इस घर की बहू है, लड़की की तरह मत रहा कर। कमलजीत की बात सुनकर वैशाली सर हिलाकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपनी सर से विग को हटाती है और अपने बॉयकट बालों में शीशे के सामने खड़ी होकर बोलने लगती है, ये लोग पागल है क्या? लोग समझते क्यों नहीं है कि मैं इनके जैसा हूँ ही नहीं। पता नहीं समझ क्या रखा है मुझे। ये सूट कमीज मेरे बस की बात नहीं है। अब उस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे भगवान, माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा तो दी है, लेकिन आगे क्या करूँगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बस मन तो यही करता है कि सबको चिक चिक के बता दूं कि मैं हूँ क्या, जो वो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वैशाली वापस से अपनी विग पहनती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वैशाली किसी तरीके से अपनी सच्चाई छुपाकर एक अच्छी बहू बन रही थी। एक रात जब वैशाली अतुल यानी कि अपने पति के साथ कमरे में बैठी थी, तो अतुल उससे रोमांटिक होकर कहता है, वैशाली, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। वो क्या है ना, घर की जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें समझने का और तुम्हें समझाने का समय ही नहीं मिला मुझे। हाँ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? पर वैशाली, आज की रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। आप थक गए होंगे, मैं दूध लेकर आती हूँ अभी। नहीं वैशाली, मुझे बस आज तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या बदतमीजी है, दूर हटो, हमेशा चिपकते ही रहते हो। मतलब दूर रहिए, मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप भी थोड़ा समझिए। इतना कहकर वैशाली अपनी जान बचाकर जल्दी से चादर तानकर सो जाती है। पर अतुल को उसका ये बर्ताव कुछ खटकने से लगता है। बीती रात के बाद से अतुल वैशाली को शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वो जब भी वैशाली के पास जाता, वैशाली बहाना या गुस्सा करके उसे खुद से दूर कर देती। अब अतुल को लगने लगा था कि वैशाली का चक्कर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को अतुल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वैशाली उसके पास थी ही नहीं। वो उसे इधर उधर देखने लगता है और दबे पांव हॉल में आता है। वो देखता है तो वैशाली लड़कों की तरह कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट को थामी
आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठी सुट्टा मार रही थी और उस समय तो उसके सर पर उसकी नकली विग भी नहीं थी। तभी वो खुद से बोलती है, ये रोज रोज की झंझट तो अब मुझसे सही नहीं जाती। मन करता है भाग जाऊं कहीं। किसी को कह भी तो नहीं सकता कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ। ये लोग तो बेकार की ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं मुझसे, जानते भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। शुक्र है इस वक्त मुझे कोई सुन नहीं रहा। वैसे ये विग लगाकर तो मेरे बालों में ना खुजली होने लग गई है। वैशाली का ये रूप देखकर, उसकी बातें सुनकर अतुल के होश उड़ जाते हैं कि जिससे वो अब तक प्यार कर रहा था वो तो लड़की थी ही नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और पूरी रात इस बारे में सोचता है। वैशाली की सच्चाई को सबके सामने लाने का वो फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद वैशाली उसके पास आकर सो जाती है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं और एक दिन कमलजीत वैशाली से कहती है, बहू तू मुझे बस पोते पोती का मुंह दिखा दे, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी बहू बहुत गुणी है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी जैसी बहू मिली मुझे। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। अब हमें फैमिली प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जुड़वा बच्चे हों। अरे क्या हो गया बहू, सांप सूंघ गया क्या? जवाब क्यों नहीं देती? इससे पहले कि वैशाली कुछ जवाब देती, अतुल उसके पास जाता है और फिर अपने हाथ से उसके सर की विग उतार देता है और उसके लड़कों जैसे छोटे बाल देखकर कमलजीत चौंक जाती है और पूछती है, अरे बहू ये क्या हो गया? तेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने छोटे कैसे हो गए हैं? टेंशन के कारण ना मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे, इसलिए मुझे कटवाने पड़ गए। ठीक है। अरे बस करो वैशाली, कितना झूठ बोलोगी तुम। अतुल तू ये सब क्या कह रहा है? कौन सा झूठ? अरे माँ, आपकी बहू लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अरे और आज तक ये हम सबको धोखा देती आई है, या कह दूं कि आया है। ये क्या बकवास करे जा रहा है? जानता भी है तू ये क्या बोल रहा है? अरे बीबी है तेरी ये। मुझे मेरी वैशाली बहू पर पूरा यकीन है। बहू अतुल जो कह रहा है वो झूठ है ना? बोल। कमलजीत की ये बात सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब के सामने अपना सच बता देती है। सच सुनने के बाद उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अतुल के सर का आसमान तो पहले ही फटा पड़ा था। तभी वैशाली बोलती है, देखिए माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे एक बात छुपा कर रखी कि मैं एक लड़का हूँ और मैं आपको पोते और एक पत्नी का सुख नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बस। ये सब क्या है बहू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने जो ये सब कहा है वो सच है। मेरी बहू तो कितनी गुणी थी, ये सब क्या हो गया? माँ जी मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मैं वैशाली नहीं सनी बनकर रहना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ। मेरे शरीर की बनावट भले ही लड़कियों वाली है पर अंदर से मैं एक लड़का ही हूँ, पूरी तरह हूँ लड़का। और ये जो जिंदगी है ना, इसे जी जी कर थक गया हूँ मैं। ठीक है वैशाली, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं और माँ जी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। जिसके बाद में अतुल वैशाली को डाइवोर्स देकर उसे खुद से जुड़े रिश्ते से आजाद करता है, क्योंकि वैशाली को पूरा हक था कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और वैसे शुरू करे जैसे वो चाहती है। वैशाली अब अपनी जिंदगी को सनी बनकर जीने के लिए तैयार थी और इस तरह हमारी ट्रांसजेंडर बहू अपनी खुद की पहचान को हासिल करने में कामयाब होती है। लेकिन अब अतुल की जिंदगी तन्हा थी, उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। लेकिन उसने अब वैशाली के घर को बसा दिया था, उसे एक नई जिंदगी देकर।